देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे जवान की पुकार, इंसाफ दो सरकार। आईटीबीपी जवान की मां का हाथ काटे जाने के चर्चित मामले में घटना को करीब 2 सप्ताह बीत चुके हैं, लेकिन अब तक जांच ही चल रही है। इस बीच पहली बार के न्यूज इंडिया के सामने आए परिजनों ने पूरे घटनाक्रम पर अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और सरकार पर पूरा भरोसा है, लेकिन निचले स्तर पर हुई लापरवाही ने उन्हें गहरा आघात पहुंचाया है। आईटीबीपी जवान विकास सिंह के भाई आकाश सिंह का कहना है कि यदि शुरुआत में ही मामले की निष्पक्ष और गंभीर जांच की जाती तो आज ये स्थिति पैदा नहीं होती। उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित अधिकारियों और सीएमओ स्तर पर समय रहते उचित कार्रवाई होती तो जिम्मेदार लोगों पर अब तक कार्रवाई हो चुकी होती। बातचीत के दौरान परिवार ने बताया कि जब उनकी मां को कृष्णा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था तब उन्हें केवल सांस लेने में दिक्कत थी। ऐसे में अचानक ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि उनका हाथ काटना पड़ गया, यह आज भी उनके लिए बड़ा सवाल है। परिजनों के मुताबिक अस्पताल प्रबंधन ने बाद में बताया था कि हाथ में तेजी से संक्रमण फैल रहा है और यदि हाथ नहीं काटा गया तो मरीज की जान को खतरा हो सकता है। इसी डर और दबाव में परिवार ने हाथ काटने की अनुमति दे दी। परिवार का कहना है कि इस घटना ने उनके पूरे घर को झकझोर कर रख दिया है। मां ही परिवार की मुख्य जिम्मेदार थी, मुखिया थी और पिता की देखभाल भी वही करती थी। अब हाथ कट जाने के बाद वो खुद दूसरों पर निर्भर हो गई हैं, यानी कि मोहताज हो गई हैं। पिता की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है और उनकी देखभाल के लिए परिवार के छोटे बेटे को अपनी नौकरी तक छोड़नी पड़ी है। परिजनों ने कहा कि उन्हें न्याय की उम्मीद है और वे चाहते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं उनसे मुलाकात करें ताकि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो सके और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित हो। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच जारी है, लेकिन 2 सप्ताह बाद भी किसी ठोस कार्रवाई के अभाव में परिवार खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है। न्याय की मांग पर परिवार आज भी अड़ा हुआ है। आपी के जवान विकास सिंह की मां का हाथ हॉस्पिटल की लापरवाही से काट दिया गया। उसके बाद यह प्रकरण लगातार तूल पकड़ता रहा और जवान न्याय की गुहार लगाता रहा। जवान कमिश्नर ऑफिस पहुंचा और उसके बाद इस पूरे जांच करते हुए हॉस्पिटलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी गई, लेकिन एफआईआर के बाद भी जो जवान है वो न्याय की आस लगाए हुए हैं। और अब जो है आईटीबीपी के जवान के जो भाई हैं आकाश सिंह, वो हमारे साथ है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। हॉस्पिटलों पर एफआईआर हो गई है, पूरे प्रकरण पर जांच बैठाल दी गई है, कितना संतुष्ट है इस जांच से? संतुष्ट क्या, हमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी द्वारा जो भी कहा गया है उनकी बातों पे हमको पूरा यकीन है और यहाँ का उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी हम काफी हद तक विश्वास करते हैं कि हमारे साथ न्याय होगा। और उस हॉस्पिटल जिस हॉस्पिटल ने हमारे माता जी के साथ इतनी बड़ी लापरवाही की, कृष्णा हॉस्पिटल में इतनी बड़ी लापरवाही हुई, हम बस चाहते हैं कि हमारी माता जी के साथ न्याय हो और जिनके द्वारा हमारे इतना लापरवाही की गई उनको उनकी डिग्रियां रद्द की जाएं और हमारी माता जी को न्याय मिले। कहा गया था कि हॉस्पिटलों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई, पुलिस कमिश्नर ने भी कार्रवाई करी, सीएमओ द्वारा भी कार्रवाई करी जा रही, लगातार जांच पे जांच हो रही है। अब पूरा प्रकरण जो है मेडिकल कॉलेज भी पहुंच गया है, आपकी मां का हाथ भी वहां पर पहुंच गया है। तो इस जो पूरी कार्य प्रणाली है उस पर किसकी लापरवाही आपको समझ में आती है और पूरा खेमा अब जांच में पहुंच गया? इसमें लापरवाही तो हम बस ये कहेंगे, कृष्णा हॉस्पिटल में हमारी माता जी का सांस की प्रॉब्लम थी और ज़्यादा सीरियस होने के कारण उन्हें एडमिट करवाया गया और पूरे रात मतलब 12 घंटे तक हमें देखने नहीं दिया गया और सुबह हमने जाकर देखा तो माता जी का हाथ सूजा और काला पड़ा था। तो हमने डॉक्टरों से बोला भी कि मतलब कि सर देख लीजिए माता जी का हाथ ऐसा हो गया, तो उन्होंने बोला शाम तक में ठीक हो जाएगा। और फिर दोबारा हमने शाम को पूछा तो उन्होंने कहा 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो उनकी लापरवाही वहीं पे कहीं ना कहीं दिख रही थी। पूरे प्रकरण की कार्यवाही सिर्फ जांच के नाम पर चल रही है। किसी भी अधिकारी से जानकारी करो तो वो जांच का हवाला देते हैं और जांच करने के बाद उचित कार्रवाई की बात करते हैं। जिस तरीके से वक्त बीतता जा रहा है, ऐसे में जो जवान है और उनके जो परिजन है उनको ये लगने लगा है कि अब उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास जाना चाहिए और उनसे गुहार लगाना चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सभी को न्याय दिलवाते हैं। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट।
तो मां का हाथ काटने से बेटा आहत है और अब आईटीबीपी जवान का मुख्यमंत्री पर भरोसा है कि मुख्यमंत्री उनको न्याय दे। सारिका गुप्ता हमारी संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सारिका, आईटीबीपी जवान की मां के हाथ काटने का मामला लगातार सुर्खियों में बना रहा, लेकिन अब तक उस परिवार को न्याय नहीं मिल पाया है। जांच ही लगातार जारी है और परिवार कहीं ना कहीं अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है। क्या कुछ अहम जानकारी इस दौरान सामने आ रही? बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अभी तक की आईटीबीपी का जो जवान है और उसके परिवारजन है वो मीडिया के सामने नहीं आ रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से बड़ी कार्रवाइयां करी गई हैं और न्याय पाने के लिए जो जिस तरीके की हरकतें करी गई थी उसको लेकर काफी आहत है। माँ का हाथ कट गया, उसके बाद जो घर की स्थिति है वो भी बिगड़ सी गई है। हालांकि जो दोनों बेटे हैं वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। डॉक्टरों की लापरवाही से एक माँ ने अपनी हाथ को गवा दिया है। अब ऐसे में जो परिजन है वो पहली बार मीडिया के सामने आए और सबसे पहले उन्होंने के न्यूज से बातचीत करी और इस दौरान उन्होंने साफ कहा है कि अब उनकी जो कार्रवाई है वो जांच के पाले में चली गई है। जिस भी अधिकारी से या जिस भी विभाग से वो बातचीत करते हैं या उनको जानकारियां मिलती हैं, सभी लोग जांच की बात करते हैं, जांच करने के बाद ही कार्रवाई की बात करते हैं। ऐसे में उसने कहा है कि उनकी बात जो है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से हुई थी और उन्होंने भी यही आश्वासन दिया है कि कुछ दिन रुके, उसके बाद जांच के बाद कार्रवाई होगी। अब ऐसे में उनकी जो आस है, जिस तरीके से 2 हफ्ते बीत चुके हैं और समय लगातार बीतता जा रहा है और जांच की आड़ लेकर अधिकारी अपने आप को बचा रहे हैं, तो अब उनके मन में उम्मीद जगी है कि वो जो है अपने परिवार के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलने जाएंगे और उनसे न्याय की गुहार लगाएंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि उनका जो नेचर है वो लगातार अगर उनके पास कोई पीड़ित जाता है तो वो उसे न्याय दिलवाते हैं। और कहीं ना कहीं एबीपी का जवान भी अब जो है न्याय पाने के लिए मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद मुख्यमंत्री का रुख करेगा और उनसे न्याय की गुहार करेगा। हाँ बिल्कुल शारिका, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अब आईटीबीपी जवान को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जरूर उनको न्याय दिलाएंगे। कार्रवाई तो दूर, अब प्रकरण में जांच अभी तक जारी है। आईटीबीपी जवान के मां का हाथ काटने का यह मामला लगातार सुर्खियों में रहा, लेकिन परिवार को अब तक न्याय नहीं मिला है। और अब के न्यूज इंडिया पर परिवार ने अपनी आपबीती जो है और अपने दर्द को बयां किया है। अब आईटीबीपी जवान का परिवार मुख्यमंत्री से न्याय मांगने के लिए उनके दरवाजे पर दस्तक देगा, ये बात कही है परिवार ने। और अब हम बात करेंगे विलय के विरोध में बवाल। लखनऊ में सिटी बस सेवा से जुड़े संविदा कर्मियों ने मंगलवार को अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा के पास जुटे चालक और परिचालकों ने निजी कंपनी में विलय के विरोध में जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारों से पूरा क्षेत्र जो है वो गूंज उठा। दुबग्गा डिपो के संविदा कर्मियों का आरोप है कि उन्हें एसएस इंटरप्राइजेज के अधीन काम करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जिसका वे लगातार विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया है कि किसी निजी कंपनी के साथ काम नहीं करेंगे और अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे। बताया जा रहा है कि सिटी बस सेवा से जुड़े करीब 500 परिचालक और अन्य संविदा कर्मी कई दिनों से कार्य बहिष्कार पर हैं। उनकी मांगों को लेकर दुबग्गा डिपो पर आंदोलन लगातार जारी है। प्रदर्शन के दौरान स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई संविदा कर्मियों को हिरासत में ले लिया। बाद में उन्हें हजरतगंज से इको गार्डन भेज दिया गया। फिलहाल संविदा कर्मियों का आंदोलन जारी है और प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। तो गांधी प्रतिमा के पास चालक परिचालकों ने प्रदर्शन किया। निजी कंपनी में विलय के विरोध में सड़क पर उतरे हैं कर्मचारी। दुबग्गा डिपो के संविदा कर्मियों में वाहन प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश। तो संविदा कर्मी रोडवेज कर्मियों ने प्रदर्शन किया। निजी कंपनी में विलय के विरोध पर सड़क पर उतरे हैं कर्मचारी। तो दुबग्गा डिपो के संविदा कर्मियों ने नारेबाजी की है, प्रदर्शन किया। सिटी बस के ये चालक परिचालक जो संविदा कर्मी हैं, इन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। निजी कंपनी में विलय का ये विरोध लगातार करते नजर आ रहे हैं।
संघर्ष हमारा नारा है। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, आवाज दो, आवाज दो। मनीष तिवारी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, रोडवेज संविदा कर्मी जो सिटी बस के चालक परिचालक हैं, उन्होंने प्रदर्शन किया, गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन करते नजर आए हैं और निजी कंपनी में विलय के विरोध में ये प्रदर्शन बताया जा रहा है। क्या कुछ अहम जानकारी इस दौरान सामने आ रही? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए मनोज, जिस प्रकार से चौथा दिन है इनका धरने पर बैठे थे और जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि इन लोग की जो भर्तियां हुई थी वो संविदा के पद पर हुई थी और जिस प्रकार से नई नीति के तहत जो है इनका ट्रांसफर जो है एक प्राइवेट संस्थान में किया है, उसी के चलते जो है इनके द्वारा ये विरोध किया जा रहा है। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि जो लखनऊ की सिटी बसें हैं वो डिपो पर खड़ी हुई हैं और जिसकी वजह से जो है करीब 30,000 से भी ज्यादा यात्रियों को जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिस प्रकार से ये करीब 500 ऐसे संविदा कर्मी हैं जो लगातार स्ट्राइक पे है। अगर हम कल की घटना की बात करें तो कल 4 ऐसे चालक और परिचालक थे जिन्होंने विधानसभा पे पहुंचकर जो है पेट्रोल डाल करके आत्मदाह का प्रयास किया, लेकिन जिस प्रकार से पुलिस ने उनको जब अपनी हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ में ये मालूम चला कि इन्होंने जानबूझ करके जो है ऐसा प्लान के तहत किया था, तो उनके ऊपर उल्टा ही पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। तो कहा जा सकता है कि आज फिर उनके द्वारा जो है ये लखनऊ पहुंचे और इनके द्वारा जो है लखनऊ के गांधी प्रतिमा पर पहुंच करके इनके द्वारा जो है विरोध किया गया। जिस प्रकार से देखा जाता है इनका आंदोलन पहले डिपो पर बैठ करके धरने पर बैठ करके जो है प्रदर्शन अपनी मांगे मानी जा रही थी, उसी प्रकार से देखा जाए तो अब ये गांधी प्रतिमा तक पहुंच गया है। तो कह सकते हैं कि लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। जिस प्रकार से इनका जो ट्रांसफर हो रहा है या सैलरी का जो होता है कि 3-3 महीने हो जाते हैं सैलरी नहीं मिलती, तो उन सभी चीजों पर जो है जांच की मांग है और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी मांग है वो जो ट्रांसफर नीति आई है प्राइवेट संस्थान में करने की, तो उसका विरोध इनकी खास तौर से जताया जा रहा है और उस नीति को जो है खत्म करके जो है जिस प्रकार से ये काम कर रहे थे उसी प्रकार से ये काम आगे करने की सुचारू रूप से आदेश चाहते हैं। इसी के तहत ये धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जी हाँ बिल्कुल मनीष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो निजी कंपनी में विलय के विरोध में सड़क पर उतरे हैं संविदा कर्मचारी। दुबग्गा डिपो के संविदा कर्मियों में वाहन प्रबंधन के खिलाफ ये आक्रोश देखने को मिला है। तो कई दिनों से कार्य बहिष्कार पर हैं ये संविदा कर्मी और लगातार निजी कंपनी और अब बात करेंगे भीषण गर्मी और बिजली संकट की। दरअसल छिंदवाड़ा जिले की मोखेड़ तहसील अंतर्गत सावरी एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ लोगों का आक्रोश खुलकर सामने आया है। भीषण गर्मी के बीच घंटों बिजली गुल रहने से आमजन, किसान, छात्र एवं व्यापारी वर्ग गंभीर परेशानियों का सामना कर रहे हैं। बिजली समस्या से नाराज ग्रामीणों एवं आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने विद्युत वितरण विभाग को ज्ञापन सौंपकर तत्काल व्यवस्था सुधारने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि क्षेत्र में बिना पूर्व सूचना के बार बार बिजली कटौती की जा रही है, जिससे दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है, पेयजल व्यवस्था भी चरमरा रही है और किसानों के कृषि कार्यों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही बिजली आपूर्ति सुचारू नहीं की गई और अघोषित कटौती पर रोक नहीं लगी तो क्षेत्र की जनता व्यापक जन आंदोलन करने को मजबूर होगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी विद्युत विभाग की होगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं आदिवासी समाज के पदाधिकारी उपस्थित रहे। लोगों ने मांग की है कि गर्मी के मौसम को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए ताकि आमजन को राहत मिल सके। इस अवसर पर नायब तहसीलदार रमाकांत चौक से सहायक अभियंता संतोष कुमार कनिष्क, अभियंता कृष्ण कुमार उइके, चौकी प्रभारी मुकेश द्विवेदी भी उपस्थित रहे। आज हमने क्षेत्र के तमाम संगठन के साथ ही और क्षेत्र के आम जनता के साथ हम सब स्टेशन सावरी में आकर हमने आवेदन दिए GA साहब को
कि जिस प्रकार से क्षेत्र में लगातार बिजली कटौती होने की वजह से क्षेत्र के लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। जैसे मैंने कहा कि पानी की समस्या, बिजली नहीं होना तो पानी नहीं रह पा रहा था, और आज गंभीर गर्मी में पानी की अत्यंत आवश्यकता रहती है। पशुओं को, इंसानों को, सभी को पानी की बहुत आवश्यकता रहती है। लाइट ना होने की वजह से पानी नहीं मिल पा रहा था। जिससे जो लोड शेडिंग होती थी बीच में उच्च अधिकारी द्वारा आदेश पर किया जा रहा था, लेकिन अभी कुछ दिनों से बंद है। अभी 4 दिन में मौसम की डाउन हो गई तो हाई लोड बढ़ने की वजह से एकदम ये स्थिति बनती है कि उसको एकदम इमरजेंसी अपने पास आता है मैसेज, उसके आधार पर अपन लोड शेडिंग कर लेते हैं। बाकी अभी प्रयास किया जा रहा है कि कम से कम लोड शेडिंग और 24 घंटे सप्लाई मिले। आपका पूरा? मेरा नाम है संतोष भागवत, सहायक अभियंता उमराना। तो भीषण बिजली कटौती को लेकर अब लोग जो है वो परेशान नजर आ रहे हैं भीषण गर्मी में। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं केडीए का बुलडोजर एक्शन। कानपुर में कानपुर विकास प्राधिकरण यानी केडीए ने अवैध प्लॉटिंग और अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। परिवर्तन जोन 1 की टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में महाराजपुर और जाजमऊ क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 4 बुलडोजरों से लगभग 22 बीघे क्षेत्र में विकसित अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। अभियान के दौरान अवैध रूप से बनाई गई सड़कों, नालियों और अन्य आधारभूत संरचनाओं को तोड़ा गया है। वहीं कई निर्माणाधीन भवनों पर भी बुलडोजर चलाया गया है। कार्रवाई के दौरान कुछ स्थानों पर विरोध की कोशिशें हुई, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के बीच अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया गया। केडीए के अनुसार महाराजपुर क्षेत्र में करीब 5 बीघा, 2 बीघा और 15 बीघा भूमि पर की गई अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके अलावा अवैध प्लॉटिंग में संलिप्त 5 अन्य भूमाफियाओं को नोटिस भी जारी किए गए। प्राधिकरण ने बताया कि कुल मिलाकर 36 बीघे से अधिक क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग के मामलों पर सख्त कार्रवाई की गई है। केडीए ने लोगों से भूमि खरीदने से पहले स्वामित्व और प्राधिकरण की स्वीकृति की जांच करने की अपील की है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि अवैध और अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रखा जाएगा, ये भी चेतावनी इन लोगों को दी गई है। तो महाराजपुर जाजमऊ में 22 बीघा क्षेत्र में विकसित अवैध कॉलोनियों, अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। सड़कों, नालियों का जो निर्माण किया गया था उस निर्माण को ध्वस्त किया गया। विरोध के बीच भारी पुलिस बल की मौजूदगी भी देखने को मिली। 5 अन्य भूमाफियाओं को केडीए ने नोटिस भी जारी किया है। तो विरोध के बीच भारी पुलिस बल की मौजूदगी रही। 5 अन्य भूमाफियाओं को केडीए का नोटिस मिला है। सारिका गुप्ता हमारी संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सारिका, महाराजपुर जाजमऊ में केडीए के द्वारा बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। लगभग 22 से 25 बीघे जमीन जो है केडीए ने खाली कराया। इस दौरान भारी पुलिस बल की मौजूदगी रही। क्या कुछ अहम जानकारी इस दौरान सामने आई? मनोज, मैं बता दूं केडीए की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई रही है, और ये कार्रवाई इसलिए बड़ी हो गई है क्योंकि केडीए के 4 बुलडोजर जो चारों लगातार जमीन दोस्त करते रहे हैं, चारों एक साथ चले हैं और चारों ने जोन 1 में जितने भी अवैध निर्माण थे उनको गिराने की कार्रवाई करी है। ये बड़ी लगभग कही गई है कि 22 बीघा का क्षेत्र था जिसमें अवैध कॉलोनियां बनी हुई थी और उनको जमींदोस्त किया गया है। वहाँ पर जो कॉलोनियां बनी थी उनकी सड़कें, नालियां और काफी आधारभूत जो संरचनाएं होती हैं वो तैयार कर दी गई थी। उसके बाद केडीए ने
ने काफी मतलब जद्दोजहद के बाद इन भूमाफियाओं को नोटिस जारी करा और उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई यानी कि 4 बुलडोजरों द्वारा ये एक कार्रवाई करी गई है, जिसमें 22 बीघा जो जमीन है उसको खाली करके केडीए ने अपने हिस्से में ले लिया है। और इसी के साथ साथ लगभग 5 बीघा और 15 बीघा के आसपास जो जमीन थी तो उसको भी खाली कराई है। और कई भूमाफिया ऐसे हैं जिन्होंने प्लाटिंग कर रखी थी, उनको नोटिस भी जारी करी गई है। तो ये एक केडीए की बड़ी कार्रवाई है जो केडीए ने करी है। बिल्कुल अशारिका, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो विरोध के बीच भारी पुलिस बल की मौजूदगी भी इस कार्रवाई के दौरान देखने को मिली है। इस दौरान 5 अन्य भूमाफियाओं को केडीए के द्वारा नोटिस भी जारी किया गया है। केडीए का बुलडोजर एक्शन अवैध प्लॉटिंग पर आगे भी जारी रहेगा, ये साफ चेतावनी केडीए के द्वारा दी गई है। तो विरोध के बीच भारी पुलिस बल की मौजूदगी भी देखने को मिली है। और अब बात करेंगे बरामदगी की मांग सड़क जाम। गाजियाबाद के लोनी कोतवाली क्षेत्र के आपको बता दें गनौली गांव निवासी ओमकार उर्फ ओमन के अपहरण मामले में लगभग 80 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस की इस सुस्त कार्यप्रणाली और अब तक कोई सुराग न मिलने से नाराज परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। आक्रोशित ग्रामीणों ने लामबंद होकर बंथला चिरोड़ी मुख्य मार्ग जाम कर दिया है, जिससे पूरे इलाके में यातायात ठप हो गया। अपहृत युवक की सकुशल बरामदगी की मांग को लेकर गनौली गांव के सैकड़ों ग्रामीण जो है सड़क पर उतर आए हैं। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं, जो सड़क के बीचों बीच धरने पर बैठ गई हैं। और प्रदर्शनकारियों का साफ कहना है कि जब तक ओमकार का पता नहीं चल जाता और आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक वे सड़क से नहीं हटेंगे। और अब बात करेंगे एयरपोर्ट से जुड़ेगा नया नोएडा। नोएडा और आसपास के क्षेत्रों के लिए बड़ी विकास परियोजना के तहत नया नोएडा, जिसको गंगा एक्सप्रेसवे और जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सीधा कनेक्टिविटी दी जाएगी, मिलने जा रही है। इस परियोजना के तहत क्षेत्रीय आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर तेजी से काम किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार लगभग 209 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित किए जा रहे नए नोएडा को जोड़ने के लिए 72 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है, जो यमुना एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। ये मार्ग नए नोएडा के प्रस्तावित सेक्टरों और आसपास के गांवों से होकर गुजरेगा। योजना के तहत लिंक एक्सप्रेसवे पर रोटरी बनाकर इसे सीधे नए नोएडा के सेक्टरों और ग्रामीण क्षेत्रों से जोड़ने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इससे जेवर एयरपोर्ट तक पहुंच और अधिक सुगम और तेज हो जाएगी। प्राधिकरण की ओर से नए नोएडा क्षेत्र में सड़क और आधारभूत ढांचे के विकास को भी प्राथमिकता दी जा रही है। मास्टर प्लान के अनुसार 18 मीटर चौड़ी सड़कों को अब 24 मीटर तक चौड़ा करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए किसानों से आपसी सहमति के आधार पर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा ईस्टर्न पेरिफेरल क्षेत्र के पास नए नोएडा का साइट ऑफिस स्थापित करने की भी योजना है। अधिकारियों के अनुसार ये परियोजना प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक और निवेश परियोजनाओं में से एक मानी जा रही है। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।